अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन और ये आपको पार्ट्स दिए गए हैं। टोटल 6 पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, लेकिन ये पार्ट सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। ठीक है, और फैक्टराइजेशन इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, किस तरह से फैक्टर्स फाइंड करते हैं, और फिर आपकी बुक में जो यहाँ पर 1.2 में इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है इस वीडियो में। क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये यहाँ से हम यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए, आपने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है वो देखा था, और लीनियर इक्वेशन, पोलिनोमियल्स इक्वेशन, ये सब आपने देख लिया। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं टू फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको जो है 2 मेथड्स यूज करने होते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वो अभी मैं आपको क्लियर करवाऊंगी इस वीडियो में, और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है वो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको सिखा दूंगी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कौन सा मेथड है। ठीक है, अभी फैक्टराइजेशन है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो आप देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन, अब फैक्टराइजेशन को आप देखें तो उससे पहले एक वर्ड आपके जहन में आ जाता है, वो है फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइजेशन से पहले आपके जहन में वर्ड आता है फैक्टर, कि फैक्टर क्या होता है। अब देखिए, मैं आपसे कह दूं, एक नंबर दे दूं, मैंने आपको एक नंबर दे दिया। ठीक है, फैक्टर समझा रही हूँ, उसके बाद हम देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। मैंने आपको एक नंबर दे दिया 6। ठीक है, मैंने कहा इसके फैक्टर्स निकालें। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके फैक्टर्स निकालें तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि एक तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, एक फैक्टर आप निकालेंगे ये। फिर आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी क्या आता है, 6, दूसरा फैक्टर आप ये निकालेंगे। फिर आप कहेंगे कि अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आता है, तीसरा फैक्टर आप ये निकालेंगे। ठीक है, इस तरह आप इसके फैक्टर्स निकालते जाएंगे। तो अब फैक्टर क्या होता है कि 2 नंबर्स को, या जो आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है कि जिसके फैक्टर फाइंड करने हैं, आप इस तरह से फाइंड करते हैं कि 2 नंबर या 2 टर्म्स आपस में प्रोडक्ट में मौजूद हों, तो उसको कहते हैं कि आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। यानी ये दोनों देखिए 1 और 6 में कोई और साइन नहीं है प्लस माइनस का, कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। इसी तरह 2 और 3 में भी कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। 3 और 2 के बीच में भी कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो ये आपने जो है 6 के क्या फाइंड किए हैं, फैक्टर्स फाइंड किए हैं। ठीक है, अब आते हैं फैक्टराइजेशन पे। तो फैक्टराइजेशन भी बेसिकली क्या होता है आपके पास, देखें, अगर मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर एक नंबर दे दूं 8x²y। ठीक है, ये एक नंबर आपको मैंने दे दिया। अब यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए कह रही हूँ मैं। तो फैक्टर्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 8 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, और आप याद रखना कि फैक्टराइजेशन में क्या होता है, आप ऐसी फॉर्म लेके आते हैं। फैक्टराइजेशन होता है जो आपको गिवन इक्वेशन होती है या एक्सप्रेशन होती है या आपको जो टर्म दी होती है उसको इस तरह से आपने लिख देना कि वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जैसे कि देखिए इसको मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये मैंने इसके फैक्टर फाइंड किए। और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं, कि 2 नंबर्स को आप प्रोडक्ट में, 2, 3 या जितनी भी टर्म्स हैं उनको प्रोडक्ट में लिखिए, उनके बीच में और कोई भी साइन ना हो, वो प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब इसके देखें किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। 8 के लिए क्या करेंगे, आपके पास होता है एक तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 8 80 होगा। फिर x के लिए क्या करेंगे, आप 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, और आप यहाँ पर चलें x कर लें, सिंपल x कर लें। इसके लिए आप क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई में ले आएंगे, फिर आपके पास y है, इसको भी मल्टीप्लाई में ले आएंगे। देखिए इस पूरे को सॉल्व करें, 1 8 8, साथ में x मल्टीप्लाई होगा तो x, y मल्टीप्लाई होगा तो y, इस तरह हो जाएगा। सही, अगर x² होता तो क्या होता, एक और x आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते तो x² हो जाता आपके पास। तो देखिए सब जो है आपस में किस फॉर्म में आ गए,
प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए, तो ये प्रोसेस आपके पास फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब एक और एग्जाम्पल ले लें आप यहाँ पर, अगर आपको मैं कह दूं कि 20x इंटू एक्स प्लस वाई, इसके फैक्टर्स फाइंड करके दें, तो आप क्या करेंगे, या इसको फैक्टराइज करें, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 20 को पहले करेंगे। 20 आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 2 10s are 20, इस तरह से कर दिया आपने, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करें x प्लस वाई से। देखें ये सारी टर्म्स किस में है, प्रोडक्ट में है। इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन, और इस पूरे को सॉल्व करने का आंसर आपके पास क्या आता है, 20x इंटू एक्स प्लस वाई ही आता है, ठीक है। अब आगे देखें, एक एग्जाम्पल हम यहाँ से ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक टर्म इस तरह से आ जाए कि 8x स्क्वायर वाई, ठीक है, और इसको मैं ऐड करवा दूं कोई भी टर्म, अगर 2xy सपोज करें ऐड करवा दिया, ठीक है, और मैंने कहा इसके फैक्टर्स फाइंड करें। देखें आप कहेंगे कि ये फैक्टर्स में मौजूद है, नो, बीच में तो प्लस का साइन है ना, ये फैक्टराइज कैसे हुआ है, फैक्टराइज इसको आप किस तरह से करेंगे, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लाकर। अब प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लाएंगे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को देखें तो आप इसमें से कह सकते हैं कि मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लूं। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूं, देखें इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, अगर 2 भी कॉमन ले लिया, देखें x इसमें भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है, और हाईएस्ट पावर 1 है, सॉरी हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन सबसे कम पावर यहाँ पर 1 है, तो आप 1 वाला ले लेंगे x। अब यहाँ पर y दोनों में मौजूद है तो y भी ले लें। 2xy मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है, 2 4s are 8, एक x बाहर चला गया, यहाँ पर एक x आ गया तो अंदर एक x रह गया, y बाहर चला गया तो अंदर कोई y नहीं रहा, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन, और यहाँ से आपके पास x भी बाहर चला गया, y भी बाहर चला गया, और 2 भी, क्योंकि ये आपने कॉमन लिया, तो आपके पास यहाँ से क्या बच गया, 1, देखें ये आ गया। अब आप चेक करें, 2xy 4x प्लस 1 हो गया, या फैक्टराइज हो गया प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। देखिए जरा इन दोनों के बीच कौन सा साइन आ रहा है, ना कोई प्लस का साइन आ रहा है ना माइनस का साइन, बल्कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन, अगर आप नहीं भी लगाएं तो ये 2 ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप जो है अपनी बुक की तरफ आ जाएं। आपने याद रखना है कि फैक्टराइजेशन में आपने क्या किया है कि आपके पास जो भी यहाँ पे आपको नंबर दिया जाए, आप उसको क्या करेंगे, जो है उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, चाहे आपके पास जितनी भी टर्म्स बने। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ठीक है, और टर्म्स भी बन सकती हैं, लेकिन जितनी भी टर्म्स बने, ठीक है, वो सब किस फॉर्म में हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, और वो प्रोसेस आपके पास फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लियर। अब आए अपनी बुक की तरफ। तो आपकी बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये रीड किया करें, एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कह रहे हैं एक मेथड है फैक्टराइजेशन का, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, फिलहाल हम फैक्टराइजेशन को देख चुके हैं। अब नीचे आ जाएं, आपको कह रहे हैं कि इस मेथड में वी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहे हैं आपको क्वेश्चन दिया गया होगा और आपको कहा गया होगा कि इसको फैक्टराइज करें, ठीक है, फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व करें। तो आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया गया हो उसको इस फॉर्म में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। आपने इस फॉर्म में उस क्वेश्चन को लिखना होगा। अब जो ये लाइन है ना, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। कह रहे हैं इफ 2 नंबर्स r and s कैन बी फाउंड फॉर द इक्वेशन 1 सच डेट r प्लस s इज इक्वल्स टू b एंड r s इज इक्वल्स टू ac। ये अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं और इस लाइन का मतलब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। देखें, आपको एक इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल है x प्लस 20 के, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन का मेथड आप यहाँ पर सीख लें। वो इक्वेशन मैं यहाँ पे साथ साथ लिख रही हूँ, ठीक है, जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दी गई थी। अच्छा, इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 6x, आगे है इक्वल है x प्लस 20, इक्वल है x प्लस 20 के, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। अब आपको इसका फर्स्ट स्टेप कहा गया था कि कोई भी इक्वेशन हो, जो भी आपको इक्वेशन दी जाए उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दी हुई है 3x² - 6x = x+20 की। अब आपने देखिए यहाँ पर ये करना है, सबसे पहले तो इसको आप कौन सी फॉर्म में लेकर आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 के। आपके पास ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मौजूद। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इन दोनों को इस तरफ लाएंगे, तो 3x² - 6x, ये x इस तरफ आएगा तो -x हो जाएगा, ये 20 इस तरफ जाएगा तो -20 और इक्वल्स टू यहाँ पर 0। अब 3x² एज इट इज लिखा, 6x और x दोनों प्लस यानी माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो माइनस का आएगा और 6 और x आपके पास 7x हो जाएगा, -20 इक्वल है 0 के। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखें यहाँ पर सेम यहाँ पर यही काम हुआ है आपके पास। ये इक्वेशन आपको दी गई थी 3x² - 7x - 20 = 0। हमारे पास भी आया 3x² - 7x - 20 = 0। अब आपको समझ आई ये किस तरह से किया, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अब जो ये r+s वाली बात कर रहे थे ना, r+s b के इक्वल आए और r s a c के इक्वल आए। आपको पता है यहाँ पर कि ax² का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट के साथ a होता है। इसका मतलब x² के साथ क्या है, a है। तो a आपके पास क्या है, 3 है। और x के साथ क्या होता है, b होता है। तो x के साथ है b, तो b आपके पास क्या है, 7 है। ठीक है, और माइनस का 7, साइन क्या है आपके पास, माइनस का। और कांस्टेंट टर्म आपके पास c होती है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 20 यानी माइनस का 20, तो c आपके पास -20 है। ये तीन चीजें आपको पता चल गई कि a b c क्या है यहाँ पर। अच्छा, जब आपको ये पता चल गया a b और c क्या है, वो r+s वाला गेम ये है यहाँ पर कि अब आपने इसको करना है फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करना है, और फैक्टराइजेशन आपने ऊपर सीख ली है क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब आप देखें ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। सबसे पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, ले आए। अब आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है 3 × -20। देखिए ये यहाँ पे आप ऐसे, मैं आपको लिख देती हूँ, फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट टर्म से। ठीक है, और आपके पास देखें फर्स्ट टर्म क्या है 3, लास्ट टर्म क्या है -20, तो आपके पास प्लस माइनस में आंसर आएगा 60। ठीक है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर आंसर आपके पास एक आ जाता है। अब ये आपके पास एक आंसर आ गया -60। कैसे आया, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, 3 को -20 से मल्टीप्लाई करवाया, -60 आया। ठीक है, यहाँ तक बुक वालों ने यही बताया है। और ये आपके पास a को c से मल्टीप्लाई करवाया है। a को c से क्यों मल्टीप्लाई करवाया है, यहाँ पर a c -60 आया है। a c किस तरह, आपके पास a हमने क्या दिखाया था, a 3 है और c क्या है -20, तो a c क्या आया -60। 3 × -20 -60 आया ना, और a c हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि a c -60 हो गया। अब यहाँ पर -12 + 5 इक्वल है -7 के, और -12 × 5 इक्वल है -60 के। अब इसका मतलब ये है कि ये जो दो फैक्टर्स आपने लिए हैं, यहाँ पर देखें 60 आ गया ना आपके पास। अब आपने 60 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, एक आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपके पास जो आंसर आया ना -60, इसके ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए। मतलब दो फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही आंसर आए, -60 आए, और उन्हीं दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास मिडिल टर्म आए। ठीक है, उन्हीं दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए। ठीक है, मिडिल टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आए, ए सी जितना आंसर आए। ए सी -60 था ना, तो उतना आंसर आए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो टर्म आए, और यही वो आर एस वाला भी था कि r+s यानी ऐड करें तो मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म b है ना, तो ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म आएगी। rs मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आएगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगी, मिडिल टर्म आएगी। ठीक है, अब -60 के ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हैं,
तो आप भले यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स ले लें, ठीक है। 60 है, 2 3 जार 6 और 0, 2 15 जार 30, फिर 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5, ठीक है। ये आपके पास 4 फैक्टर्स आ गए। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ठीक है। एक तो यहां तक आपके पास आ रहा है 6 और यहाँ पे आ रहा है 5, लेकिन 6 5 जार तो 30 हो रहा है, आपको चाहिए 60, ठीक है। आप ऐसा करेंगे अब यहाँ पर कि इनके फैक्टर्स आपने ले लिए, आप यहाँ पर 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 एंड 4 3 जार 12, यहाँ पे आप ऐसा करें, सॉरी यहाँ पर 12 आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो आपके पास 12 आ रहा है और नीचे आपके पास क्या है 5, ठीक है। आपने फैक्टर्स किस तरह से लेने हैं, यहाँ देखें कि आपके पास -60 के फैक्टर्स आपको चाहिए, आपने इस तरह से करके ले लिए, ठीक है। आपने इसको 3 2 30 जार 60, 2 15 जार 30, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, इस तरह कर लिया। अब ये वाले जो आए ना, इनको कुछ ऐसा करें कि आपके पास -6 मल्टीप्लाई कोई ऐसे इनसे 2 फैक्टर्स आप इन्हीं में से, सही है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनको इस तरह कर दें कि मल्टीप्लाई करें तो -60 आए, प्लस करें तो AC यानी मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। अब देखें, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, एक मैंने 12 ले लिया और एक मैंने 5 ले लिया। 12 5 जार क्या आता है, 60 आता है, लेकिन मुझे तो -60 चाहिए, इसका मतलब मुझे इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब ये मुझे कौन बताएगा कि किसके साथ माइनस साइन लगाना है, ये मैं इक्वेशन से देखूंगी। देखें 3x स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन अब तो ये तो आपने बनाई नहीं है ना, समझे, यहाँ तक आपने किया है। तो 3x स्क्वायर -7x है, इसका मतलब आपको बीच में माइनस का 7 चाहिए, मिडिल टर्म क्या चाहिए, -7। तो आप इसको कुछ ऐसा करें कि 12 -5 करें या 5 -12 करें, किस तरह से करेंगे तो आपके पास -7 आएगा, ठीक है। अगर आप 12 -5 करते हैं तो आपके पास प्लस का 7 आ रहा है, लेकिन अगर 5 -12 करें आप, ठीक है, तो आपके पास माइनस का 7 आएगा। क्यों, अगर आप 12 5 जार 60 हो रहा है ना, तो आप साइन किसके साथ लगाएंगे, या आप ऐसे देखें 12 + 5 आ रहा है प्लस का 7, सॉरी 12 - 5, ठीक है। 12 - 5 आ रहा है प्लस का 7, लेकिन अगर -12 ले लूं मैं, ये साइन माइनस के साथ लगा दूं और +5 लूं तो माइनस का 7 आ गया। ऐसा क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन आता है, और -12 + 5 -7 आ गया। तो आपके पास ये वाले 2 फैक्टर्स हैं, एक -12 और एक +5। तो अब -12 यानी यहाँ पे माइनस लगेगा, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें 60, जब -12 को 5 से करेंगे तो -60। तो आपके पास ये 2 फैक्टर्स आपको मिल गए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो AC आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो AC आ रहा है, और इनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म भी आ रही है, -12 + 5, यानी आपके पास 2 फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं, एक आया आपके पास -12 और दूसरा आया है +5, ये 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। और आप अब इस लाइन को पढ़ सकते हैं, देखें R + S करें तो B आए, वो 2 फैक्टर्स मैंने क्या लिए हैं, ये R है ये S है, इन दोनों को प्लस करें, -12 + 5 तो B आ रहा है -7, B ये मिडिल टर्म थी ना, ये BX AX स्क्वायर -BX तो B आ रहा है, R प्लस जो है आपके पास S B आ रहा है, और R × S आपके पास क्या आ रहा है AC, -12 × 5 इक्वल आ रहा है -60 के, और -60 क्या था आपके पास, -60 तो आपके पास AC था। तो क्लियर हो गया, आपने 2 फैक्टर्स किस तरह से निकालने हैं कि एक फैक्टर आपके पास -12 आया है और एक फैक्टर आपके पास 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखें, 2 फैक्टर्स आपको निकालना आगे कि वो 2 फैक्टर आपने किस तरह से निकालने हैं। उसके बाद आपने उन 2 फैक्टर्स को जो आपने निकाले हैं, एक -12 निकाला है, एक आपने 5 निकाला है, उन 2 फैक्टर्स को इस 7 की जगह, जो इक्वेशन में ये मिडिल टर्म है उसकी जगह पुट कर दें, -12x + 5x - 20 = 0, ऐसा कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे आपने उन 2 फैक्टर्स को पुट कर दिया कि आपके पास क्या था, 3x स्क्वायर, इक्वेशन थी -7x - 20 = 0 के, ऐसे था। अब जो 2 फैक्टर निकालने उसको इस मिडिल टर्म की जगह पुट करें, 3x स्क्वायर, एक फैक्टर आपने निकाला है -12x, एक फैक्टर आपने निकाला है 5x, -20 = 0 के।
लगा दिए दो फैक्टर्स। अब देखें इनमें से जो है आपने लेना होता है, इसके बाद ये स्टेप याद रखें, कॉमन देखें क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन लेना है। इन दोनों को देखें, इन दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं और साथ में x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ x, -3 4 12, x -4 बच गया। और इनमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं और प्लस का 5, ठीक है, 5 कॉमन ले लूं तो अंदर x -5 4 20, क्लियर। और लास्ट में याद रखिएगा ये दो ब्रैकेट्स आपके पास सेम आएंगी। अब ये दो ब्रैकेट्स जो सेम आई है, देखें ओवरऑल मैं इन दो ब्रैकेट्स को क्या कर लूंगी, इनमें से इसको देखें और इसको देखें, x -4 दोनों में कॉमन है, ले लेंगे, x -4 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 3x + 5, 3x + 5 इक्वल है 0 के। यहां तक क्लियर है, ये दो ब्रैकेट्स आ गई। अब देखिए मैंने क्या कहा था, फैक्टराइजेशन हम जब भी करते हैं एंड पे दो ब्रैकेट्स बचेंगी, और यानी जितनी भी ब्रैकेट्स, जितनी भी टर्म्स बचेंगी वो आपस में क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रही होंगी, इनके बीच में कोई साइन नहीं आया ना, मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसका मतलब, तो आपने फैक्टराइजेशन कर ली। अब आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन नहीं करनी थी, क्वेश्चन में आपको कहा गया था सॉल्व करें, इट्स मीन आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आपने वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां लिख देंगे टू फाइंड x, ठीक है, x फाइंड करने के लिए एक बार कह दें x -4 0 के इक्वल है, और यहाँ पे कह दें 3x + 5 इक्वल है 0 के। दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल ले लेना है। अब -4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x = 4, एक आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ पर देखें 3x इक्वल है, प्लस हो रहा है यहाँ 5, वहां जाकर क्या हो जाएगा -5, तो x = -5/3। x की दूसरी वैल्यू आपके पास ये आ गई, आपके पास x की दो वैल्यूज भी फाइंड आउट हो गई। तो आप कह देंगे कि आपके पास सोल्यूशन सेट क्या है, 4 और -5/3, ये आपके पास सोल्यूशन सेट है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी जो आपको एग्जाम्पल में दिया गया था, ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 थी, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया, और यहाँ पर आपके पास आंसर जो है वो क्या आया, -5/3 और 4 आया, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको ये क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और दूसरा इसका फैक्टराइजेशन का देख लें, 5x² इक्वल है 30x, इसको भी फैक्टराइजेशन के थ्रू ही आपने सॉल्व करना है। याद रखें पहला स्टेप क्या होता है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, ax² + bx + c = 0। तो 5x² ये आपके पास b हो गया, और कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब फैक्टराइजेशन में आपको पता है हमेशा दोनों क्या होंगे, या जितनी भी टर्म्स होंगी वो मल्टीप्लीकेशन में होंगी, तो मैं इन दोनों में से 5 कॉमन ले लूंगी, 5 कॉमन ले लिया, और दोनों में x भी कॉमन है और x भी कॉमन ले लिया, तो 5x कॉमन लिया, तो यहाँ से 5 भी चला गया, x भी चला गया, सिर्फ x रह गया, माइनस एज इट इज, और 5 6 30 की यहाँ पे 6 लिख दिया, और x बाहर चला गया, तो x -6। अब देखें ये जो दो टर्म्स आई हैं 5x और x -6, ये दोनों क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इट्स मीन आपने फैक्टराइज कर लिया, और उसके बाद आपने वही कर लेना है, 5x = 0 और x -6 = 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लिया। इधर से x = आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 से डिवाइड होगा, तो आपके पास x 0 हो जाएगा, और यहाँ x -6 इक्वल है 0 के, तो x और 6 यहाँ माइनस में, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो x = 6, तो x की एक वैल्यू 0 आएगी और x की दूसरी वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। और आपके पास सोल्यूशन सेट 0 और 6 आ जाएगा, और ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये था आपके पास फैक्टराइजेशन, कि आपने फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी होती है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आई होप सो अब तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से हमने दो एग्जांपल्स की हैं और फैक्टराइजेशन को समझा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया होगा अब। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इंशाल्लाह यहाँ पे इसके 6 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे।